बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन हम स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन हमारे पास क्या है कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। सो फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 अल्केन आर gaseous in nature. From carbon number 5 to carbon number 17 are liquid in nature and higher, which have a higher molecular mass. So these are waxy solid. फिज़िकल स्टेट डिपेंड करती है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे या वांडर वाल फोर्सेस पे। तो जितना हमारे पास मास ज़्यादा होता जाता है उतने ही हमारे पास उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाती है और इस तरह हमारे पास उनकी फ़िज़िकल स्टेट में चेंज आती है। देन सेकेंड इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिपेंड करती है कि एज वी नो दैट लाइक डिज़ोल्व इन लाइक मटेरियल। जो भी प्रॉपर्टीज़ है अल्केन की, अल्केन ऑर्गेनिक इन नेचर है, सो इट विल बी डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सोल्यूशन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे पास बेंजीन हो गया। इसी तरह हमारे पास ये नॉन पोलर मटेरियल है, सो दैट्स वाई दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए या फिर हमारे पास ईथर हो गए। सो अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट इज़ डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज इट इज़ अ नॉन पोलर, सो इट विल बी डिज़ोल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। थर्ड हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सो दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं आइसोब्यूटेन। हम आइसोब्यूटेन ले ले या एन ब्यूटेन ले ले, तो एन ब्यूटेन हमारे पास स्ट्रेट चेन में होते हैं, जबकि आइसोब्यूटेन हमारे पास क्या होते हैं, ब्रांच फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो ब्रांच फॉर्म के आइसोब्यूटेन होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू जो स्ट्रेट चेन में हमारे पास ब्यूटेन है। सही है, सो दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सेम इन द केस अगर हम डिफरेंट अल्केन्स ले लेते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हायर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे कि हम प्रोपेन ले और ब्यूटेन ले, तो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Then melting point is directly proportional to the molecular weight. melting point हमारे पास molecular weight के directly proportional है, लेकिन melting point में gradually increase नहीं आता। हम कहते हैं कि जब molecular weight increase होगा so melting point will be increases, but the change is not gradual. This is because of some reasons. First हमारे पास क्या है कि कोई molecule symmetric है कि नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हम किसी मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। ठीक है, या अगर हम किसी मॉलिक्यूल को किसी लेटिस में फिट करना चाहते हैं तो वो क्या उस लेटिस में कम्प्लीटली अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जो अल्केन है अगर हम इसको देखें, जैसे कि हमारे पास ब्यूटेन हो गए, ब्यूटेन को हम किसी भी क्रिस्टल लेटिस में फिट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या होगा कि ब्यूटेन सिमेट्रिक है एंड इट कैन बी फिटेड इन अ लेटिस दैट द फोर जो हमारे पास 4 बॉन्ड्स है वो क्या कर लेंगे, लेटिस के 4 अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो उसके 4 कॉर्नर को एकोमोडेट कर रहा है, तो यूँ हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर हम प्रोपेन ले लेते हैं, सो प्रोपेन जो है वो लेटिस को एकोमोडेट नहीं कर सकता, इस वजह से प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया एज वेल। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
जिसका सरफेस एरिया कम होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। देन मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ आल्सो इंक्रीजेज। फिफ्थ हमारे पास है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। कैसे? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटीज़ विच वी आर कंपेयर्ड विद द वाटर। हम क्या कर लेते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो उसकी डेंसिटी को हम कंपेयर कर ले वाटर के साथ, सो इट इज़ नोन एज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ आल्सो इंक्रीजेज बट इट इज़ लेस देन वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1 ग्राम पर dm³ है, लेकिन अल्केन्स हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 ग्राम पर dm³ तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। इसलिए ये क्या करते हैं कि जो अल्केन होते हैं इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ water. It cannot sink in the water because there is a difference between its specific gravity या there is a difference between their densities. 7 हम कहते हैं विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी क्या है कि कोई मटेरियल कोई लिक्विड कितने आसानी से फ्लो कर सकता है। सो जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा सो विस्कोसिटी का उसमें क्या होगा? विस्कोसिटी उसकी कम होगी। मॉलिक्यूलर वेट और विस्कोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। कैसे? कि जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो हेवी मटेरियल होते हैं तो वो आहिस्ता फ़्लो करते हैं और जो लाइट मटेरियल होते हैं तो वो तेज़ी से फ़्लो करते हैं। तो विस्कोसिटी क्या है कि ईज़ ऑफ फ्लूइडिटी, कोई मटेरियल कितने आसानी से फ़्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब कोई चीज़ बल्की हो, हेवी हो तो वो उसकी मूवमेंट स्लो होगी, कोई चीज़ जो है वो लाइट हो, उसका मास कम हो तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। सो द मटेरियल विच आर लोअर इन मॉलिक्यूलर वेट सो दीज आर मोर विस्कस while the material which are higher in molecular weight so these are less viscous. नाउ अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो आप देखें कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअली इंक्रीज़ आता है। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 161 है, ईथेन का -88 है, प्रोपेन का हमारे पास -42 है, ब्यूटेन का हमारे पास 0 है, देन पेंटेन का हमारे पास 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मीथेन हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक है, तो इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट -182 है। फिर ईथेन का हमारे पास -172 है। प्रोपेन हमारे पास क्या है? प्रोपेन हमारे पास एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाता है, -188 होता है। देन ब्यूटेन का ज़्यादा है, -138 एंड पेंटेन का -130। तो एक तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, वाइल मेल्टिंग पॉइंट पहले जो है इंक्रीज़ हो रहा है, देन डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल की शेप पे, सरफेस एरिया पे, सिमेट्री पे, मॉलिक्यूलर वेट पे। ओके, अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन की तरफ। हमें पता है कि अल्केन में सॉलिड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है। इट इज़ अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान में भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है एंड दीज बॉन्डिंग आर व्हाट? दीज आर नॉन पोलर बॉन्डिंग। कार्बन कार्बन के दरमियान में नॉन पोलर बॉन्ड है क्योंकि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही 0 है। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद है। तो हमारे पास अल्केन 2 टाइप के रिएक्शंस करते हैं। एक को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं एंड द अदर इज थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस।
फर्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हेलोजन आर सब्स्टिट्यूटेड ऑन वन हाइड्रोजन एटम इन अल्केन मॉलिक्यूल। क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर या यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो हेलोजन है उसकी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हमारे पास क्या है कि जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर या यूवी लाइट की वजह से, तो ये क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, और हेलोजन एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारे पास एक्सिस में हेलोजन मौजूद हो तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये फर्दर प्रोसीड करेगा। अनदर हेलोजन आएगा और वो दूसरा हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करेगा, तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, देन ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा एंड देन टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेलोजन। अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन इस कंपाउंड पे स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हेलोजन को लिमिटेड रखेंगे और अल्केन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा कर लेंगे। अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इट इज़ नोन एज अ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म कहलाता है और इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह में, या फिर हम जो है फॉर डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग में आप देखते हो कि उसको मतलब फेंट करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे आयोडीन मौजूद होती तो उसको हम आयोडोफॉर्म कहेंगे। इसी तरह हमारे पास ब्रोमीन हो दैट विल बी ब्रोमोफॉर्म, और अगर फ्लोरीन हो तो दैट विल बी फ्लोरोफॉर्म। अब हमारे पास क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन जो है ये डिपेंड उनकी रिएक्टिविटी रेंज हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन आर मच मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन आर मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। लेकिन जो बेस्ट हमारे पास हेलोजिनेशन एलिमेंट्स है दैट इज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, फर्स्ट जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। सेकंड वन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थर्ड हमारे पास इसमें क्या आता है कि फ्लोरीन के जब हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी वजह से मतलब बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से उसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी दे रहा है, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो है मतलब ऑलरेडी इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और हम भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अल्केन भी हमारे पास क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, तो इसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। इस वजह से हम फ्लोरिनेशन को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम कंडीशन ऐसे क्रिएट कर ले, मतलब बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तब फ्लोरिनेशन हो सकती है। आयोडीनेशन हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है तो ये क्या है, दिस इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, इस वजह से हम आयोडीन को भी यूज़ नहीं कर सकते। सो हेलोजिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मोस्टली हम क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, सो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विल बी अकर एंड द अल्काइल हैलाइड एंड HCl विल बी प्रोड्यूस। मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, सो द मैकेनिज्म इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 steps. One is initiation, second is chain propagation, and the third is chain termination. For initiation step, we will prepared what? We prepared a free radical.
फ्रॉम विच एलिमेंट, दैट इज़ हैलोजन। क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट हमारे पास हैलोजन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेगा। इसको हम हाफ एरो से शो करेंगे। हाफ एरो शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला गया एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास। हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं कि दीज आर हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करेंगे, इसको चाहिए कि कहीं से भी ये किसी के साथ बॉन्ड बना ले, या कहीं से भी ये कोई कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को सर्च करता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम या स्पीशी पे अटैक करेगा जिनके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम अल्केन ले लेते हैं। मीथेन लिया, मीथेन में हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं। अब क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो इस हाफ एरो के थ्रू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और क्लोरीन का जो हमारे पास फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास HCl प्रोड्यूस होगा। इसी तरह मीथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। एंड में क्या होगा कि जो सेकंड फ्री रेडिकल क्लोरीन का है वो आएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन होगी। डिफरेंट फ्री रेडिकल कंबाइन होके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना लेंगे, जैसे कि मीथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के मीथाइल क्लोराइड बना लेते। इसी तरह 2 मीथाइल रेडिकल कंबाइन होके हमारे पास अल्केन्स बना लेते हैं, हायर अल्केन बना लेते हैं। और यूँ हमारे पास HCl जो है उसकी प्रोडक्शन भी इसी तरह होती है कि एक हाइड्रोजन और एक Cl रेडिकल कंबाइन होके हमारे पास क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। तो एट द एंड दिस इज़ नोन एज अ चेन टर्मिनेशन स्टेप, या डिफरेंट रेडिकल्स आर कंबाइनिंग इन दिस। Okay, second is nitration. Nitration is a type of reaction in which nitro group is substituted on alkane and one of the hydrogen of alkane is removed by the NO group. ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं कि अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 मीन्स के कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड एंड नाइट्रो अल्केन विल बी प्रोड्यूस। टेम्परेचर विल बी 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास अल्केन जो है वो मीथेन हो तो हमारे पास क्या होगा कि सिंपल आप इस रिएक्शन के थ्रू भी इसको बना सकते हैं कि OH ऑफ द नाइट्रिक एसिड विल बी बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप होगा ये अल्काइल के साथ बॉन्ड बना लेगा और H2O जो है इसमें से रिमूव होगा। नाइट्रेशन रिएक्शन हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। अगर हम हायर अल्केन ले लें, जैसे कि मैं ले लेती हूँ प्रोपेन। प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद the presence of nitric acid reacted and it produce what, a mixture of oxidation compound as well as a nitro compound will be produced from this alkane. क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड प्रोपेन के साथ रिएक्ट करेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो ईथेन, इसी तरह नाइट्रोमीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास मिक्सचर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस मिक्सचर को फिर हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम ब्यूटेन ले लेते हैं तो ब्यूटेन में भी हमारे पास इसी तरह मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि 1 नाइट्रोब्यूटेन, 2 नाइट्रोब्यूटेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, फिर हमारे पास जो है नाइट्रो ईथेन एंड देन नाइट्रोमीथेन विल बी produced, and this all reaction is performed by a free radical mechanism. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं मिलता और ये मिक्सचर की फॉर्म में आता है और इसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं।
अगर हम टर्शरी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ले लें, मीन्स के हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये टर्शरी हाइड्रोजन है। इसको हम लो टेम्परेचर पे मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं इन अ सील्ड कंटेनर। सील्ड कंटेनर में क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास ब्यूटेन है इट इज़ वॉलेटाइल, तो हम इनको रिएक्ट करेंगे सील्ड कंटेनर में, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2 मीथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। और टेम्परेचर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे। देन सल्फोनेशन की बात करते हैं। सो सल्फोनेशन हमारे पास दो मीडियम में होते हैं। एक तो हम उस मीडियम में करते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम SO3 डाल दें और अल्केन की सल्फोनेशन कर लें, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास अल्काइल सल्फोनिक एसिड बनेगा। या हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं जिसको हम ओलियम कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इसका फार्मूला है H2S2O7। दिस इज़ नोन एज अ ओलियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से या किसी भी हम किसी चीज़ से वाटर को सेपरेट करना चाहते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, जनरल रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का OH हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और सल्फोनिक ग्रुप जो है ये हमारे पास अल्काइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अल्काइल सल्फोनिक एसिड विल बी प्रोड्यूस एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड, ठीक है। सेकेंड हम क्या कर लेते हैं कि अगर हम हायर अल्केन ले लेते हैं तो हायर अल्केन में हमारे पास क्या होगा कि इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर ट्राईऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। मीन्स कि सेकंड कार्बन पे हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी रिएक्टिविटी के अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर हम टर्शरी कंपाउंड ले लें, ठीक है, टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, SO3H जो है ये टर्शरी हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव करेगा, देन सेकेंडरी हाइड्रोजन को एंड देन प्राइमरी हाइड्रोजन को। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या उसके मुताबिक या जो हमारे पास टर्शरी एनाइंस बन जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो SO3 है या सल्फोनिक ग्रुप का अटैक है तो वो टर्शरी हाइड्रोजन पे इजीली होता है। Then isomerization reaction. So isomerization reaction is a type of reaction in which one molecule is converted into its isomeric form, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, सो दिस इज़ नोन एज अ आइसोमर। तो हमारे पास क्या होगा कि इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास N ब्यूटेन को इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटेन। Then oxidation reaction. Oxidation reaction is a type of reaction in which oxygen is reacted with alkane to produce carbon dioxide, water and a large amount of heat is liberated. क्या होता है कि दिस रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज अ कंबशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंबशन मीन्स कि जलाना। तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशेंट ना हो,
ठीक है। तो हमारे पास उससे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। और अगर इंतहाई लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन हो सो इट विल प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक एंड वाटर, जिसको हम सूत भी कहते हैं, कार्बन नहीं हो काजल वगैरह, ठीक है। सो दैट विल बी प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विद अल्केन। और हमारे पास इसमें कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होते हैं एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या है कि दिस इज़ अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी evolved ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैसे होता है? दिस रिएक्शन इज अकर्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कंबशन रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। सो देन डिफरेंट कंपाउंड जो है हमें डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी देते हैं अल्केन, अगर हम उसकी कंबशन या ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि मीथेन जो है वो 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देते हैं, ईथेन उससे ज़्यादा 59 किलो जॉल पर मोल, देन प्रोपेन 20 किलो जॉल पर मोल, एन ब्यूटेन जो है वो हमारे पास 77 किलो जॉल पर मोल, और ऑक्टेन हमारे पास 5.57 इंटू 10⁻⁴ किलो जॉल पर मोल एनर्जी देते हैं। सो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं वो हमें ऑक्टेन दे रहे हैं। एंड ऑक्टेन आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन ऑयल। जो हम ऑयल यूज़ करते हैं पेट्रोलियम वगैरह जो हमारे पास फ्यूल या एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, सो इट कंटेन ऑक्टेन, या आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन का मतलब क्या है कि जो पेट्रोलियम होता है या डीजल होते हैं उसमें अगर हम हाई ऑक्टेन डालेंगे तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मतलब वो हमारे इंजन को, गाड़ी के इंजन को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। देन अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर लें, ठीक है, अल्केन की कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर ले या पार्शल ऑक्सीडेशन कर ले, तो इसमें क्या होता है कि हम इनसफिशेंट ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड इससे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इससे अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकते हैं, एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो सकते हैं, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो सकते हैं। और हम जो अल्केन यूज़ करते हैं सो दैट विल बी अप टू कार्बन नंबर 4, मतलब हम कार्बन नंबर 4 तक के अल्केन की कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और डिफरेंट ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड हम इससे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम मीथेन और इथेन लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे हमें मीथेनॉल एंड इथेनॉल मिल सकता है, या फिर हमें उससे फॉर्मल्डिहाइड भी मिल सकता है मीथेन से, ठीक है। इथेन से हमारे पास एसिटिक एसिड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये प्रोपेन से भी हमारे पास कीटोनिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इट इज नोन एज अ पार्शल ऑक्सीडेशन या कंट्रोल ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास, और जो अप टू कार्बन नंबर 4 तक के कंपाउंड की हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि पर ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर कंपाउंड्स। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो टर्शरी कंपाउंड होते हैं, टर्शरी या टर्शरी हाइड्रोजन है, उसकी हम इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, दिस इज़ नोन एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, और टेम्परेचर हम 160 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। पर ऑक्साइड क्या है कि दिस इज़ अ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एंड इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं कि अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो पर ऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, हम क्या करते हैं कि टर्शरी हाइड्रोजन एटम को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, सो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं टर्शरी हाइड्रोजन की।
देन सिक्स्थ वन हमारे पास क्या है, पायरोलिसिस. पायरोलिसिस इज व्हाट, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर पायरो मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, पायर मीन फायर एंड लाइसिस मीन लॉसनिंग और ब्रेकिंग. हम क्या करते हैं कि फायर के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, अगर ये पायरोलिसिस हमारे पास अल्केन की हो, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्रैकिंग. हर एक पायरोलिसिस का अपना स्पेसिफिक नेम होता है. अगर हम किसी चीज़ की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पायरोलिसिस कहते हैं. अगर हम अल्केन की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं बाय यूजिंग हीट, सो इट इज़ नोन एज अ cracking. or this is working on the principle free radical mechanism. टेम्परेचर क्या होता है कि 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, सो द अल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज अल्केन, अल्कीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. नाउ द फैक्टर्स या जो कंडीशंस है फॉर द पायरोलिसिस सो या क्रैकिंग के लिए, ठीक है, हम अल्केन को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग कि हम कितने टाइम तक उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास किस किस्म के कंपाउंड बनते हैं या कैटलिस्ट की एब्सेंस में हमारे पास किस किस्म के कंपाउंड बन रहे हैं. सेकंड वन कि कैटलिस्ट अगर है हमारे पास तो कितना टाइम उसके लिए चाहिए और कैटलिस्ट के बगैर कितना टाइम हमें चाहिए. सो दीज आर सर्टन फोर फैक्टर्स which on which the decomposition and pyrolysis depend. देन बेस्ट क्रैकिंग जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं. बेस्ट क्रैकिंग हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ बेस्ट क्रैकिंग प्रोसेस का हमारे पास क्या है कि वो हाइड्रोकार्बन है जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन मौजूद हो. जैसे कि अप टू 4 या 5 कार्बन से हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करना चाहते हैं. ठीक है, पेट्रोलियम में बहुत हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे. सो इसकी क्रैकिंग से या इसकी पायरोलिसिस से हमारे पास जो बेस्ट मटेरियल मिलते हैं दैट आर दोज विच कंटेन 4 to 5 कार्बन एटम. जैसे कि हमारे पास इससे मीथेन प्रोड्यूस हो या उससे इथेन प्रोड्यूस हो या उससे प्रोपेन, एन ब्यूटेन, इथीन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रोपाइन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इथाइन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड आइसो ब्यूटीन वगैरह भी हमारे पास इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट दैट पायरोलिसिस इज द बेस्ट pyrolysis which produce a smaller molecular mass hydrocarbon. देन मॉडिफाइड क्रैकिंग भी आजकल यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज अ स्टीम क्रैकिंग. हम क्या करते हैं कि अल्केन को डाइल्यूट करते हैं विद स्टीम एंड देन 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरी लिटल टाइम. ठीक है, बहुत ही कम टाइम में हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते, बहुत ही स्मॉल टाइम तक हम क्या करते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और एकदम से इसको कूल कर लेते हैं. ठीक है, सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेंगे इससे हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट्स बन सकते हैं जिसको हम डिफरेंट सिंथेटिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह इथाइलिन, प्रोपाइलिन या ब्यूटाडाइन हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं. मतलब कि जो प्रोडक्ट होंगे वो हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे. सो दिस इज़ अ मॉडिफाइड क्रैकिंग. ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज अ स्ट्रीम क्रैकिंग इन विच द अल्केन इज डाइल्यूटेड विद अ स्टीम एंड अ very high temperature that ranges from 700 to 900 degree centigrade is provided for a fraction of seconds and then directly it will be cooled down. ठीक है, so the product will be what? The multiple bond product will be produced.
नाउ सेवंथ वन हमारे पास क्या है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हमारे पास क्या है कि हम अल्केन अप टू द कार्बन नंबर 4 और अबव ले लें, उसको हम क्या कर ले, बहुत हाई टेम्परेचर दैट इज़ 450 या 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रोवाइड कर ले, और कैटलिस्ट लाइक क्रोमिक ऑक्साइड ऑन एल्यूमिना हम ले लेते हैं, सो इट कैन कन्वर्ट अल्केन इनटू हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या कर लेते हैं कि अल्केन की या तो हाइड्रोजिनेशन कर लेते, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, या साइक्लाइजेशन करते हैं, या आइसोमराइजेशन करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, और या हाइड्रोफॉर्मिंग इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब हम हायर अल्केन लेते हैं और उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या होंगे कि उसका जो मॉलिक्यूलर शेप है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हम एन हेक्सेन ले लें, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं और इसको इन्हीं कंडीशन पे हीट कर ले, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इससे बेंजीन प्रोड्यूस होगा और 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी released. So this is all about the physical properties of alkane as well as the chemical reaction of alkane.